भी यह माना जा रहा था कि दरअसल वो योगी आदित्यनाथ की पसंद नहीं थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अब मामला काफी ट्रिकी होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि को लगातार धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पंकज चौधरी के आने ने इस मामले को काफी उलझा दिया है। इसलिए मुझे इस बारे में कोई हैरानी नहीं हुई कि जब वो भाषण दें 40 मिनट बोले और उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम न ले। क्या योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके का संदेश देने की कोशिश की जा रही है? एक ऐसा नया चक्रव्यूह है जिसमें योगी आदित्यनाथ के लिए निकलना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए काफी हद तक योगी आदित्यनाथ खुद ही जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ जो है वो जानबूझ के उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के साथ उस तरीके से न्याय नहीं करे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को आने वाले दिनों में बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि 2024 के चुनाव का शॉक बीजेपी अभी उभर नहीं पाई है। योगी आदित्यनाथ की अपनी ताकत है, वो उनका अपना एक सामाजिक आधार है। योगी को कमजोर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आत्मघाती कदम होगा और उनको इग्नोर करके ना तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है और ना ही चुनाव जीत सकती है। ये बीजेपी के लिए सुसाइडल होगा। क्या उत्तर प्रदेश के महाराज अब अपनी ही सल्तनत में अकेले पड़ गए हैं? जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 50 मिनट तक भाषण दें, राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक का जिक्र करें और सारी योजनाओं पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ करें, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री का नाम तक ना लें, तो समझ लीजिए कि लखनऊ से दिल्ली तक बिछाई गई बिसात अब योगी आदित्यनाथ को मात देने के करीब लग रही है। आज चर्चा उस खामोश बगावत की जो अब खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ शंकराचार्य विवाद में योगी घिरे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उन्हें आंखें दिखा रहे हैं और अब अमित शाह के करीबी माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने योगी को उनके ही गढ़ में यानी कि यूपी में नजरअंदाज कर दिया। क्या प्रधानमंत्री का नितिन नवीन को बॉस बताना योगी के लिए सीधा संकेत था कि पंकज चौधरी आपके बॉस हैं, संगठन ही सर्वोपरि है? सवाल बड़ा है, क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ नौकरशाही के भरोसे दिल्ली के इन सियासी प्यादों से बच पाएंगे या अपनी जिद में वो ऐसे भूल कर रहे हैं जिसका खामियाजा उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाकर भुगतना पड़ सकता है? इसी पर होगी आज की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, एक तरफ तो शंकराचार्य के विवाद से लगातार घिरे हुए थे और अभी फिर अमित शाह पहुंचे, उसके बाद से पंकज चौधरी ने भी फिर दिखा दिया कि मैं जिसके लिए आया था वो काम कर रहा हूं, आपका नाम ही नहीं लूंगा। क्या लगता है कि इस मौके पर उनका नाम ना लेना और यूपी के की बात करना? देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पंकज चौधरी का जब अपॉइंटमेंट हुआ था उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, तब भी यह माना जा रहा था कि दरअसल वो योगी आदित्यनाथ की पसंद नहीं थे। उनको हाँ। अमित शाह का पसंद माना जा रहा था और उस वक्त भी ये कहा गया था कि दरअसल पंकज चौधरी को लाना किसी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अन्यथा उसके पहले जितने लोग भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष थे, उनमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सहमति थी और योगी आदित्यनाथ के कहने पर वो चलते थे। खासतौर पर स्वतंत्र देव सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके बारे में तो साफ तौर पे कहा जाता था दरअसल योगी आदित्यनाथ के एक तरीके से बहुत ही लॉयल है और वही करते हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अब मामला काफी ट्रिकी होता जा रहा है, काफी एक तरीके से कहें उलझता जा रहा है। एक तरफ शंकराचार्य का विवाद है और उस विवाद के चक्रव्यूह में योगी आदित्यनाथ को लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि को लगातार धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उनके बारे में इस तरीके की बातें फैलाई जा रही कि दरअसल वो एक जाति विशेष का नेतृत्व करते हैं और उनके रहते हुए जो ब्राह्मण समुदाय है उसके लिए काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं और उस दृष्टि से शंकराचार्य की छवि को सामने रखकर बताने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से हिंदू विरोधी साबित होते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं विशेषकर ब्राह्मणों का समर्थन उनको प्राप्त नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुखद पहलू हो सकता है। लेकिन पंकज चौधरी के आने ने इस मामले को काफी उलझा दिया है। एक तो इसलिए क्योंकि पंकज चौधरी खुद जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में है वो है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की वजह से पीडीए का बढ़ता हुआ संसार। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी, और इस सिद्धांत को अखिलेश यादव बहुत मजबूती के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो बस उनके हाथ से फिसल गई थी 2022 में, जब ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की जगह चुनाव जीतेंगे और वो अगले मुख्यमंत्री होंगे,
तब उनको बुरी तरीके से मात का सामना करना पड़ा था और योगी आदित्यनाथ करीब 250 से ज्यादा सीटें लेकर उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त भी पीडीए के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में पीडीए को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और अखिलेश यादव का जो गठबंधन था, इसने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी और कुल 43 सीटें उन लोगों ने जीती थी। तो पंकज चौधरी को लाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि कम से कम वहां के ओबीसी में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी ओबीसी तबके के बारे में सोचती है, दलित तबके के बारे में सोचती है और वो उनकी नुमाइंदगी करना चाहती है और कहीं ना कहीं उनको योगी आदित्यनाथ की जो अपर कास्ट ठाकुर राजपूतों के नेता के तौर पर जो छवि है, उससे अलग एक नया गठबंधन बनाने के बारे में कोशिश करती है। लेकिन पंकज चौधरी के साथ दिक्कत क्या है कि वो ओबीसी तो है, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ की पसंद नहीं है। इसलिए मुझे इस बारे में कोई हैरानी नहीं हुई कि जब वो भाषण दें, 40 मिनट बोलें और उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम न लें। कायदे से उनको लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। सबसे बड़े हिंदुत्व के अलंबरदार के तौर पर योगी आदित्यनाथ अपने आप को पेश करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो है भी। लेकिन उनका नाम न लेना क्या इसो दर्शाता कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो 10 साल के शासन की वजह से या 9 साल के शासन की वजह से कोई एंटी इनकम्बेंसी है? क्या योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके का संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने आप में सुधार करने की कोशिश करिए? क्या उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आप बहुत ज्यादा हवा में न उड़े, क्योंकि संगठन जो है वो आपके साथ उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप उसको लेकर चलना चाहते हैं? या संगठन के तमाम लोगों को भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को ये समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव जितवा सकते हैं तो आप इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं को लेकर चलने की बात करती है और पार्टी पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के सामने नतमस्तक नहीं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है कि आने वाले दिन में और स्पष्ट होंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पंकज चौधरी का बनना और पंकज चौधरी की अमित शाह से नजदीकी ये एक ऐसा नया चक्रव्यूह है जिसमें योगी आदित्यनाथ के लिए निकलना बहुत मुश्किल काम होगा। बिल्कुल, जब योगी भी अमित शाह से बाकी लोगों नेताओं से मिलते हैं तो पंकज चौधरी पीछे होते हैं, उनके सचिव उनसे पहले हाथ मिलाने के लिए खड़े होते हैं, तो वो भी अपने तरीके अपना रहे हैं। लेकिन आशुतोष सर, आपको लगता है कि जो रणनीति, जो प्लान अखिलेश यादव के खिलाफ इस्तेमाल किया गया कि आप जातिवादी हैं, वही प्लान अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूज किया जा रहा है उनके ही वोटर्स के द्वारा, उनके ही लोगों के द्वारा, क्योंकि लगातार घोटाले, पीडब्ल्यूडी की बात हो रही है, ठाकुरों के चैनों की बात हो रही है, हर जगह ये ठाकुरवाद, और ज्यादातर बात वो कर रहे हैं जो बीजेपी के वोटर्स हैं, बड़े बड़े लोग, नेता टाइप हैं। तो आपको लगता है सेम फॉर्मूला अपनाया जा रहा है योगी के खिलाफ? देखिए, इसके लिए काफी हद तक योगी आदित्यनाथ खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि एक ऐसे राजपूत क्षत्रिय नेता के तौर पर बनाने की कोशिश भी की है और उनके बारे में कहा भी जाता है कि दरअसल उनका बायस भी उस जाति के प्रति है। तो ये वो खुद उसके लिए जिम्मेदार। कायदे से मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको अपने आप में पूरे प्रदेश की सभी जातियों के एक रहनुमा के तौर पर देखे जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसमें उस तरीके से कामयाब नहीं हुए और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा तबका है जो चाहता है और बहुत कोशिश भी कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक ठाकुर राजपूत नेता के तौर पर सीमित कर दिया जाए और उनकी जो जो छवि है, जो उनका मास बेस है, उसको भी संकुचित कर दिया जाए। इसीलिए बार बार आपको याद होगा कि ब्राह्मणों के एकजुट होने के या ब्राह्मण एमएलए के एकजुट होने के या ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत अन्याय होने की बातें बार बार आती हैं। जो दबे छुपे शब्दों में जो बातें कही जाती हैं, उसका मर्म सिर्फ इतना सा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जानबूझ के उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के साथ तो उस तरीके से न्याय नहीं करे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि वहां प्रभुत्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई इन दो सशक्त जातियों के बीच में हमेशा से रही है। ब्राह्मण और ठाकुर ये हमेशा एक दूसरे के प्रति वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो या फिर राज्य की राजनीति हो या मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, सबके लिए उनके इनके बीच में आपस में लड़ाई है। बीच में जरूर है कि ओबीसी तबका बहुत मजबूत हुआ मंडल कमीशन लगने के बाद से और कल्याण सिंह एक बड़े नेता के तौर पर उभरे वहां पे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरे, मायावती, काशीराम एक बड़े नेता के तौर पर उभरे।
लेकिन आपको याद होगा 2007 में जब मायावती भारी बहुमत से जीत कर आई थी और उत्तर प्रदेश में अपने बल पर मुख्यमंत्री बनी थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि ब्राह्मणों के एक बड़े तबके ने मायावती को समर्थन दिया था, बिना उनके समर्थन के संभव नहीं था। सतीश मिश्रा जो मायावती के दाहिने हाथ माने जाते थे, उनकी इसमें बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये अक्सर माना जाता है कि आप ब्राह्मणों को इग्नोर करके ना तो अपनी राजनीति बहुत मजबूत कर सकते हैं और ना ही लंबे समय तक रह सकते हैं। इसके अपवाद के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा है, जो पिछले 9 साल से 2017 के बाद जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के या साया ब्राह्मण तबके को अपने साथ लाने की कोशिश की। उनका ये मानना है कि चूंकि वो हिंदूवादी नेता है, हिंदुत्व नेता है, साक्षात हिंदुत्व है, इसलिए जो ब्राह्मण तबका है उसके पास उनको या उनकी पार्टी को वोट देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राजनीति बहुत फ्लक्चुएट करती है, राजनीति में बहुत फ्लक्स होता है, राजनीति बहुत तरल होती है, वो कब कहाँ किस तरफ रुख अख्तियार कर ले किसी को पता नहीं चलता है। मैं बार बार कहता हूं कि 2024 के चुनाव इस बात का ताजा उदाहरण है। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि वो 80 सीटें ला सकती, सबकी सब सीटें जीत सकती है, वहां वो 33 सीटों पर सिमट गई। और ये तब हुआ जब पूरा का पूरा अपर कास्ट ने मजबूती के साथ उनके वोट दिया था। जिस ओबीसी तबके को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ लाने की लगातार कोशिश करती रही, उसमें से काफी क्षरण दिखाई पड़ा। जिस दलित तबके को अपने साथ लाने की कोशिश करे तो उससे भी काफी क्षरण दिखाई पड़ा। तो राजनीति में कब कौन सा तबका छिटक जाए, कब कौन सी चीज किसको अखड़ जाए, ये थोड़ी अनिश्चितता उससे बनी रहती। ऐसे मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को आने वाले दिनों में बहुत सचेत रहने की जरूरत है और उनको पंकज चौधरी के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पंकज चौधरी को उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे शंकराचार्य के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए दिक्कतें बहुत बढ़ सकती हैं। क्योंकि 2024 के चुनाव का शॉक बीजेपी अभी उभर नहीं पाई है और 2027 में वो नहीं चाहेगी कि उसको किसी तरीके का ऐसा शॉक लगे जिसकी वजह से फिर उत्तर प्रदेश की जमीन उनके हाथ से छिटक के किसी और बड़े नेता के पास चली जाए। लगता तो नहीं योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के साथ भी कुछ तालमेल बनाएंगे, लेकिन आशुतोष सर आपको लगता है कि एक पीएम के बाद कौन, पीएम मोदी के बाद पीएम कौन, या मोदी के बाद कौन? इसके बाद दो लोग थे, फडणवीस और योगी आदित्यनाथ। अब एक रोड़े को अमित शाह ने लगभग खसकाना शुरू कर दिया है, नीचे से दरार लगभग मार दी है, एक कमजोर हो रहा है। नहीं, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि वो कमजोर हो रहे, कमजोर नहीं हो रहे। देखिए, योगी आदित्यनाथ की अपनी ताकत है, उनका अपना एक सामाजिक आधार है, हिंदुत्व के तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर वो देखे जाते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद वो हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन्स के तौर पर इस वक्त स्थापित हैं, तो इसलिए उनको हिलाना, उनको कमजोर करना बहुत मुश्किल काम है। शंकराचार्य की इस एपिसोड से या फिर बनारस में मणिकर्णिका घाट का जो एपिसोड हुआ है या फिर पंकज चौधरी के अपॉइंटमेंट से थोड़ा बहुत डेंट लग सकता है। लेकिन क्या बड़ा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस हद तक जाएगी या अमित शाह और योगी की लड़ाई इस हद तक हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में हार का मुख देखना पड़े? ऐसा तो कोई पार्टी नहीं चाहेगी, ऐसा तो कोई भी नेता नहीं चाहेगा, क्योंकि इतना बड़ा राज्य अगर उनके हाथ से निकल जाएगा या बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा तो उससे फायदा किसको होगा? उससे ना फायदा अमित शाह को होगा, ना नरेंद्र मोदी को होगा, ना योगी आदित्यनाथ को होगा। तो योगी को कमजोर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आत्मघाती कदम होगा। ये जरूर हो सकता है कि लगातार योगी आदित्यनाथ से दबाव बनाए रखा जाए, ये संभव है। उनको लगातार उनकी क्षेत्र को संकुचित करने की कोशिश की जाए, लेकिन क्या उनको हराने की कोई रणनीति बन सकती है? अगर ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक कदम होगा। 80 लोकसभा सीट वाली वाले प्रदेश को बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती है। 2024 का उदाहरण उसके सामने है। उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें घटी तो बीजेपी का जो वर्चस्व था भारत की राजनीति में, उसको गहरे दाग लगे, उसको आंच आई। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि 2027 के चुनाव में बीजेपी वहां आपसी संघर्ष की वजह से कोई हार हो उसकी। आपको लगता है कि आखिरी सवाल कि सीएम योगी को सीएम फेस बिना घोषित करे चुनाव हो सकता है? देखिए, वो तो मुख्यमंत्री है इस वक्त, तो अगर वो मुख्यमंत्री है तो फिर ये माना जाएगा कोई मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। जैसे कि आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा था, तो शिवराज सिंह चौहान उस वक्त मुख्यमंत्री थे और ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। लेकिन बिहार के अंदर भी आप देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय तक उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं कह रही थी कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आखिरी दिनों में उनको ये संकेत देना पड़ा कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे चुनाव जीतने के बाद। तो योगी आदित्यनाथ
के बारे में ये कहना कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं होंगे, ये अपने आप में ही एक तरीके से उलटबाजी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, एक सशक्त मुख्यमंत्री हैं, दबंग मुख्यमंत्री हैं, और उनको इग्नोर करके ना तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है और ना ही चुनाव जीत सकती है। अगर उनको कमजोर करने की कोशिश की गई, अगर योगी आदित्यनाथ कमजोर हुए, तो बीजेपी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर साफ हो जाएगा। वहां अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है, वो इतनी आसानी से इनको नहीं जीतने देगा, संघर्ष बहुत तगड़ा होगा। अब उसमें अंतिम समय कौन जीतेगा ये अलग सवाल है, लेकिन संगठन में अगर कमजोरी आ जाए, योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो ये बीजेपी के लिए सुसाइडल होगा। बिल्कुल, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राजनीति लगातार होती हुई नजर तो आ रही है। अब देखते हैं कि कब तक रहेगी, कैसे बीच में डील की जाएगी, लेकिन जो भी होगा, खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, राजनीति हो रही है, शंकराचार्य से लेकर पंकज चौधरी से लेकर अमित शाह तक सब कुछ हो रहा है। तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो होगा वो सीधे कहा जाता है कि केंद्र को हिलाता है, उसकी कुर्सी पर भी ज्यादा उत्तर प्रदेश की भूमिका रहती है। तो जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.